पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स वगैरह सब कुछ पढ़े थे, और आज इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ 40 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ -500 कूलम फ्रॉम ए टू बी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले एक बार लिख लीजिए, उसके बाद क्या पूछ रहा है उसको लिख लीजिए। जब आपको दोनों चीज पता रहेगा कि हमको क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है, तो आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा, उसके कारण आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 40 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन, इसका मतलब है कि 40, देखिए यदि 500 कूलम के आवेश को ए से बी तक ले जाने में 40 जूल कार्य करना पड़े तो संभावित अंतर का परिणाम क्या है। तो सिंपल, इसका मतलब दिया क्या है, वर्क दिया हुआ है कितना, 40 जूल, टू बी डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ -500 कूलम, चार्ज कितना दिया हुआ है, -500 कूलम, फ्रॉम ए टू बी, एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक ले जाने में, देखिए एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक -500 कूलम चार्ज को लेके गए, तो इसको ले जाने में 40 जूल का वर्क लगा। तो पूछ रहा है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लोग जानते हैं कि वर्क क्या होता है, वर्क, अच्छा पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चार्ज को ले गए तो मतलब कौन सा फोर्स इसको लेके गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के कारण गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब फाइनल पोटेंशियल को अगर जीरो मानते हैं, अगर रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं, तो वर्क डन क्या आया था, माइनस यू आया था, वर्क क्या आया था, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जिसको समझ में नहीं आया है, पिछला क्लास आप लोग देखिए, पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे से ये फॉर्मूला हम बार बार पढ़ाए थे। वर्क होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और रेफरेंस पे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं, इसीलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है निगेटिव ऑफ वर्क, या फिर वर्क आ जाता है निगेटिव ऑफ पोटेंशियल। क्लियर है, पूछ क्या रहा है। तो वर्क देखिए, वर्क की जगह क्या लिख सकते हैं, वर्क की जगह लिख सकते हैं माइनस निगेटिव ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या लिख देंगे, माइनस वो डब्लू, पोटेंशियल देखिए वर्क है इक्वल टू माइनस यू के इक्वल, तो यू क्या हो जाएगा, माइनस डब्लू के इक्वल होगा। अब यू कितना हो जाएगा, माइनस डब्लू कितना है 40, यू हो जाएगा 40 -40 जूल, और क्यू दिया हुआ है -500 कूलम। पूछ क्या रहा है, भी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि भी पूछ रहा है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल कितना है 40, चार्ज कितना है 500, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है 40, चार्ज कितना है 500, यानी कि पोटेंशियल है -40 और चार्ज है -500, तो ये दोनों तो कट जाएगा, इक्वल टू भी आ गया, तो भी क्या हो जाएगा 4/50 वोल्ट। इसको अगर एग्जाम में ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन से मिला लीजिएगा, 0.08 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में ऐसा रहता है तो ये टिक मार दीजिएगा, ऑप्शन में ऐसा रहता है तो ये टिक, ये तो कैलकुलेशन है, फिजिक्स तो यहीं पे खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, टू चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ए एंड बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब क्या होता है, त्रिभुज होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड जो है सेम हो, इक्विलेटरल का ही मतलब होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड का लेंथ क्या हो, सेम हो, और उसका तीनों एंगल 60 डिग्री हो, यही होता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, टू चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ए एंड बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका तीन कॉर्नर है, ए बी सी, तीसरा को सी मान लेते हैं। ए और बी पे जो है -10 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, ए और बी पे क्या रखा हुआ है, -10 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, सॉरी -10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। माइक्रो का मतलब हम बताए थे पिछले क्लास में आपको, ध्यान करिए, माइक्रो का मतलब बताए थे 10⁻⁻6 होता है, तो -10 माइक्रोकूलम है, इसका मतलब क्या हुआ, -10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, इसका तो यही मतलब हुआ ना। अब देखिए क्या कर रहा है, सॉरी +10 है तो प्लस कर दीजिए, कोई बात नहीं। ये तो बताए थे। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, टू चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम, दो चार्जेस 10 माइक्रोकूलम का प्लेस्ड एट द
कॉर्नर ए एंड बी, मतलब कॉर्नर ए और बी पे रखा हुआ है ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इतना समझ में, ऑफ साइड लेंथ 0.5 मीटर, मतलब इस ट्रायंगल का साइड लेंथ दिया हुआ है 0.5 मीटर। ठीक, इन एयर मतलब हवा में रखा हुआ है। चलिए एयर नहीं भी दिया रहता तो हम ऑटोमेटिक मान लेते हैं हवा में रखा हुआ है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द थर्ड वर्टेक्स, मतलब इस पॉइंट पे थर्ड वर्टेक्स मतलब तीसरा कोना पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। चलिए हिंदी में भी पढ़ते हैं। देखिए, हवा में 0.5 मीटर भुजा की लंबाई वाले एक समान समान बहुत्रिभुज, एक समान बहुत्रिभुज जिसका भुजा का लेंथ है 0.5 मीटर के कोनों ए और बी पर 10 माइक्रोकूलम के दो आवेश रखे गए। मतलब इसके दोनों मतलब कोनों मतलब कॉर्नर यानी कि कोना, ये एक कोना है, ये दूसरा कोना, दोनों कोना का नाम, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ए पे भी 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है और बी पे भी 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो तीसरे शीर्ष पर विद्युतीय क्षमता मतलब तीसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। देखिए सिंपल सा, अब क्वेश्चन तो पढ़ने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन सिंपल ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंपल समझ, क्वेश्चन कर रहा है एक ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ 0.5 मीटर है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब इसका तीनों पॉइंट का तीनों साइड का लेंथ क्या है 0.5 मीटर। और ये कह रहा है कि एक पॉइंट ए पे रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम का चार्ज और पॉइंट बी पे भी रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम का चार्ज। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था, वी इक्वल टू होता था के क्यू बाय आर। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। तो जब दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम जोड़ेंगे तो स्केलर तरीके से जोड़ेंगे, ऐसा थोड़े कि एक दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस 60 का रूट दे देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे। हम स्केलर क्वांटिटी को नॉर्मल जोड़ देंगे। तो मतलब पोटेंशियल इस पॉइंट पे, देखिए पॉइंट सी पे, इधर देखिए, इधर 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 पॉइंट सी पे दो, पॉइंट ए के कारण भी पोटेंशियल निकलेगा और पॉइंट बी के कारण भी पोटेंशियल निकलेगा। तो पॉइंट ए के कारण जो पोटेंशियल एट सी क्या होगा, पोटेंशियल एट सी होगा पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल एट सी ड्यू टू बी। मतलब कि इस पॉइंट पे ए के कारण जो पोटेंशियल होगा और इस पॉइंट पे बी के कारण जो पोटेंशियल होगा, दोनों को जोड़ देंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल एट ए हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल एट सी जो है क्या होगा, पोटेंशियल एट, देखिए ये वी सी मतलब पोटेंशियल एट सी और वी ए मतलब पोटेंशियल ड्यू टू ए। इसको लिखने से आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, सिंपल लिखिए पोटेंशियल एट सी हो जाएगा क्या, V1 प्लस V2। वी सी क्या है, पोटेंशियल एट सी, इस पॉइंट को हम सी मान लिए हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया लेकिन हम मान लिए। V1 क्या है, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू कॉर्नर ए, मतलब ए कॉर्नर पे जो चार्ज है ना उसके कारण पोटेंशियल एट सी को V1 बोले हैं, V2 को बोलेंगे पोटेंशियल एट सी ड्यू टू कॉर्नर बी, मतलब कि बी पॉइंट के कारण जो पोटेंशियल है वो है। तो पोटेंशियल एट सी क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 होगा ना। तो V1 क्या है बताइए तो, के क्यू बाय R1, V2 हो जाएगा के क्यू बाय R2। V क्या है, V1 प्लस V2, ये है ना। वी एट सी क्या है, V1 प्लस V2। तो यानी कि के क्यू बाय R1 प्लस के क्यू बाय R2। के कितना है, 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू कितना है, 10 माइक्रोकूलम। R1 कितना, 0.5 मीटर। प्लस के कितना है, 9 इंटू 10⁹। क्यू कितना है, 10 माइक्रोकूलम, मतलब कि क्यू क्या है, इधर भी 10 माइक्रोकूलम का चार्ज और इधर भी 10 माइक्रोकूलम का चार्ज, और आर कितना है 0.5 मीटर, इधर भी आर कितना है 0.5 मीटर है ना। तो रख देंगे बाय 0.5 मीटर। तो 9 क्या हो जाएगा, इतना प्लस इतना, 5 प्लस 5 क्या होता है 10 होता है। 6 प्लस 6 मतलब 2 इंटू 6, इतना प्लस इतना मतलब 2 इंटू इतना, क्योंकि दोनों चीज सेम है। तो 2 गुना 9 गुना 10⁻⁹ गुना 10 माइक्रोकूलम को लिख सकते हैं 10⁻⁻6 कूलम बाय 0.5 लिख दे। इसको सॉल्व करिए, देखिए पॉइंट हटेगा तो एक जीरो इधर आएगा, 2
2 नमा 18/5 गुना 10 पर पावर 9 2 10 पर पावर 11 -6, तो मतलब 5 3 15 3.6 इंटू 10⁻⁻5 भी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इसको एक बार और आसान तरीका से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन में बस ये कह रहा है कि पॉइंट ए पे एक चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट बी पे एक चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम का, और पॉइंट सी पे आप पोटेंशियल निकालिए। तो पॉइंट सी पे इसके द्वारा भी पोटेंशियल होगा और इसके द्वारा भी पोटेंशियल होगा, तो पॉइंट सी पे इसके द्वारा जो पोटेंशियल होगा, इसके द्वारा जो पोटेंशियल होगा, दोनों निकाल के जोड़ देंगे। अब सिंपली इसलिए जोड़े क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, तो पॉइंट सी पे इसके द्वारा जो पोटेंशियल होगा उसको हम माने हैं कि V1 है, और इसके द्वारा जो होगा इसको हम माने हैं कि V2 है, तो V एट से क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 होता है K³/R1, V2 होता है K³/R2। अब के भी सेम है, के तो सब जगह सेम है क्योंकि कांस्टेंट है, दोनों जगह चार्ज भी सेम है और दोनों का रेडियस भी, रेडियस यानी कि डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस क्यों सेम है? क्योंकि ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर समान बाहु त्रिभुज है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए डिस्टेंस अगर एक का 0.5 है दूसरे का भी 0.5 होगा। समझ गए? इसको आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, देखिए ये कल हम थोड़ा सा आपको हिंट दिए थे। कल हम क्या बताए थे, कल 4 फॉर्मूला एक साथ लिखाए थे, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल। फोर्स और फील्ड में रिलेशन बताए थे ना, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में भी बताए थे। लेकिन फील्ड और पोटेंशियल में थोड़ा सा आपको बोल दिए थे कि ये दोनों में एक आर कम है एक आर ज्यादा है। अब अभी हम पूरा अच्छा से उसको दिखाते हैं। देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल मतलब विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षमता के बीच का संबंध। संबंध मतलब वो वाला संबंध नहीं, ये मतलब इस दोनों में क्या रिलेशन है वो बताना है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, K³/R² होता है। अगर नॉर्मल फॉर्मूला देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, K³/R होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल से डिवाइड करिए तो क्या आता है, E/V करेंगे तो क्या आएगा, K³/R² कर देंगे। अब ऊपर नीचे डिवाइड किए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं K³/R² भागा K³/R। देखिए बहुत बच्चा जो होगा यही पे कैलकुलेट दिमागे में कर लिया होगा, बहुत वो उसके लिए जो है वेरी गुड एक्सीलेंट वर्ड का यूज किया जा सकता है, लेकिन बहुत बच्चा को अभी नया नया सीख रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, हम पूरा अच्छा से सिखा रहे हैं कैसे क्यों गुना करते हैं, ऊपर जाता है तो कैसे हो जाता है, नीचे आता है तो कैसे हो जाता है। इसलिए देखिए जिसको आता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आता इधर देखो। इसका मतलब ये हुआ ना, इसको इसे डिवाइड के जैसे लिख सकते हैं। अब इतना तो सबको पता होगा, इस डिवाइड वाला साइन को हटाएंगे तो यहाँ गुना लगता है और ये उलट जाता है, इतना तो सबको पता होगा ना। तो K³/R², डिवाइड की जगह अगर हम गुना का सिंबल यूज करते हैं तो नीचे वाला को ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाला को नीचे कर देते हैं, ये तो सबको पता होगा। नहीं पता है तो जान लो। अब KQ से KQ कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो E/V क्या आया, 1/R आया। ये खत्म ये खत्म ये खत्म, नीचे क्या बचा, आर बचा है, आर बचा है। तो E/V क्या बचा, 1/R, सिंपल। तो V क्या हो गया, E/R। अगर हम स्मॉल चेंज देखा जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, लेकिन स्मॉल चेंज अगर देखा है तो dV को E.dr हम लिख सकते हैं और E को हम dV/dr लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखें, V इक्वल टू E.r, V के जगह dV लगा दिए, मतलब चेंज इन पोटेंशियल, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल अगर बोला जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू स्मॉल लेंथ, dV इक्वल टू E.dr। अब E को एक साइड लाए तो E को अगर इधर ही रखे तो dr किधर, dV के नीचे नहीं चलाएगा, तो E को इधर रखे तो dV के नीचे क्या आ गया, dr, तो E क्या आ गया, dV/dr। इतना समझ में आया? देखो dV इक्वल टू E.dr, अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ गया, डेल्टा V इक्वल टू इंटीग्रेशन E.dr। एक आ गया E इक्वल टू dV/dr, दोनों चीज समझ में आ गया। अब ये क्या है इंटीग्रेशन और ये क्या है डिफरेंशिएशन। चेंज इन पोटेंशियल को, चेंज इन पोटेंशियल को हम ये बोल सकते हैं इंटीग्रेशन E.dr, बोल सकते हैं ना, चेंज इन पोटेंशियल को बोल सकते हैं इंटीग्रेशन E.dr। तो इंटीग्रेशन E.dr लिख देते हैं, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
ई एंड डी आर, ई और डी आर का इंटीग्रेशन क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। इसको आप लोग याद कीजिए, बेसिक वाला क्लास, देखिए बेसिक वाला नहीं किए हैं आप लोग तो जाके करिए, बेसिक वाला क्लास याद करिए। हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डी आर के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर के ग्राफ का एरिया क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल। इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर को हम बोल सकते हैं, ई और डी आर के बीच का ग्राफ का एरिया क्या होगा, डेल्टा वी। बोल सकते हैं ना। नहीं पता है तो आप लोग देखिए, ऐसे मत कीजिए, जाके वो क्लास अटेंड कीजिए, बहुत अच्छा से हम समझाए हैं वहां पे। नहीं तो हम यहाँ पे लिखा देते हैं, आप लोग याद कर लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर ई आर कर्व गिव्स अस चेंज इन पोटेंशियल, ये होगा। ई डॉट डी आर को बोल सकते हैं एरिया अंडर डी आर कर्व, ई डॉट डी आर को हम बोल सकते हैं एरिया अंडर डी आर कर्व। देखिए ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर पढ़ रहे थे इसी को पढ़ लिए, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक है वो हम पढ़ा चुके हैं। तो बेसिक आप 3 क्लास बेसिक लिए हैं, 2.5 क्लास मान के चलिए, एक तो आधा घंटा का है, तो उस तीनों को आप कर लीजिए, तब ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हो गया। अब देखिए ई को डीवी बाई डी आर लिख सकते हैं, तो ये भी बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इज ई। इसको लिख सकते हैं ई इक्वल टू डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन या फिर लेंथ। तो ई क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी आर। इसको तो सिंपल ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल और एक्स के बीच का ग्राफ का स्लोप ई होगा। इसको एरिया बोलते हैं, इंटीग्रेशन को एरिया बोलते हैं और डिफरेंशिएशन को स्लोप बोलते हैं, ये बात बताए थे ना। तो क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल वी एक्स कर्व, वी एक्स कर्व का स्लोप क्या देगा, स्लोप इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना क्लियर हुआ। चलिए इसको लिख लीजिए, समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से पॉज करिए, जैसे 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 पढ़ाए थे ना सेम वैसे तरीके से हम पढ़ाते हुए मिलेंगे आपको। चलिए अब अगला है एरिया अंडर ई एक्स कर्व। अभी बताएं, एरिया अंडर ई एक्स कर्व, आर को तो एक्स भी बोल सकते हैं, आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम एक्स की तरह एक्स से भी डिनोट करते हैं, आर से भी डिनोट करते हैं, हम खुद से डिनोट करें, लेकिन यहाँ आर से किए तो हर जगह आर लिखे, लेकिन एक्स से करेंगे तो हर जगह एक्स लिखेंगे, तो यहाँ एक्स अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आर ही रहने दीजिए। अब ई और एक्स के बीच का कर्व क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल नहीं होता है, चेंज इन पोटेंशियल होता है, ये ध्यान रखिए। ई और एक्स के बीच का कर्व पोटेंशियल नहीं होता है, चेंज इन पोटेंशियल होता है। तो एरिया अंडर ई एक्स कर्व क्या होगा, विल गिव चेंज इन पोटेंशियल। क्लियर है। चलिए इसको लिख लीजिए नॉर्मल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सिंपल सा है, बन जाएगा। देखिए इफ पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 10 वोल्ट, मतलब कि पोटेंशियल एट ओरिजिन 10 वोल्ट, मतलब यहाँ पे इसको ओरिजिन बोलेंगे, ये तो आपको पता होगा ना, ग्राफ में इसको ओरिजिन बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ओरिजिन का पोटेंशियल दिया हुआ है 10 वोल्ट, देन फाइंड पोटेंशियल एट 6,0, मतलब एक्स 6,0 पे, मतलब 6,0 मतलब एक्स 6 और वाई 0, तो एक्स एक्सिस में 6 और वाई में 0, तो यही पॉइंट हुआ, यहाँ 6 लिखा भी हुआ है। तो 6,0 पे पोटेंशियल क्या होगा, तो हम जानते हैं ई और एक्स का ग्राफ के बीच का एरिया क्या देता है, चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या देगा, एरिया अंडर ई एक्स कर्व होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू एरिया अंडर ई एक्स कर्व। अब इस ग्राफ का एरिया हमको निकालना है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस स्क्वायर का एरिया, तीनों का एरिया निकाल के जोड़ देंगे। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने हम लोग आपको सिखाए हैं, ये मत बोलिएगा कि नहीं सिखाए। चलिए इस ट्रायंगल का क्या होगा एरिया, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 0 से 2 मीटर तक, तो 2 इंटू हाइट कितना है, हाइट 10, हाइट कितना है 10, इसका एरिया कितना होगा 2 से लेके 4, इसका पूरा का दूरी कितना है 2 से 4,
2 से 4 यानी कि 2 मीटर, और ऊपर भी कितना है 10, तो 2 गुना 10, इसका कितना है, इसका कितना है हाफ इंटू बेस कितना है 4 से 6 मतलब 2, और हाइट कितना है 10। समझ में आ रहा है ना? इधर इधर देखो, ये नहीं कि पढ़ा रहे हैं इधर उधर कुछ और कर रहे हो। हाफ इंटू बेस कितना है 6, 6 नहीं है 4 से 6। हम बोल रहे हैं कि एक आदमी 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक गया, तो कितना चला, तो 2 ही चला है ना। 4 से, अब 0 से 6 जाएगा तब तो 6 चलेगा, 4 से 6 मतलब 2 चला है, तो 4 से 6 में कितना चला, 2 मीटर चला। हाफ इंटू बेस इंटू बेस कितना है 2, और हाइट कितना है 10। तीनों का एरिया निकाल के जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 10। तो तीनों को जोड़ देंगे तो 10 प्लस 20 प्लस 10। तो फाइनल पोटेंशियल हमको निकालना, इनिशियल हमको दिया हुआ है 10, 10 इक्वल टू 20 20 40। तो भी फाइनल कितना आ जाएगा 40 प्लस 10 इक्वल टू 50 वोल्ट। तो मतलब पोटेंशियल एट सी कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एट 6,0 क्या आ जाएगा 50 वोल्ट। क्लियर हुआ? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी, लेंदी नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा ये ट्रिकी था। इनिशियल वेलोसिटी दिया, बहुत को याद क्या कर लेता है कि एरिया अंडर ई एक्स कर्व होता है पोटेंशियल, तो बस पोटेंशियल निकालते तो सिर्फ 40 आता है, लेकिन होता है एक्चुअली में चेंज इन पोटेंशियल। अब अगर इनिशियल पोटेंशियल आपको कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे 0 मानिएगा। तो अगर इसको 0 मानिएगा तो ऑटोमेटिक 40 आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि हम इनिशियल 10 माने हैं, तो इसको तो आप 10 मानिएगा ना, 10 मानिएगा तो ये क्या 50 आ जाएगा। क्लियर हो गया? सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लिखिए, लेकिन लिखने से पहले पहले समझिए। ऐसा नहीं है कि बस लिखते जाना है, समझना नहीं है, समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देन पोटेंशियल मे और मे नॉट बी जीरो। यदि विद्युत क्षेत्र शून्य है तो विभव शून्य भी हो सकता है और नहीं भी। इसको पहले लिखिए, इसको प्रूफ क्या करेंगे, इसको आपको दिखाएंगे, मतलब मजा आ जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। देखिए एक पॉइंट यहाँ, एक स्क्वायर है, इसके चारों कोना पे 4 चार्ज रखा हुआ है, चारों का वैल्यू है क्यू 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 क्यू। अब पॉइंट ओ है इसके बीच का सेंटर। अब इस सेंटर पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ओ। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। पहले इधर देखिए, इधर 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 देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब फील्ड को अगर हम मानिए, इधर इधर देखिए, अगर फील्ड को अगर हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, वेक्टर तरीका से। अगर पोटेंशियल को जोड़ेंगे तो स्केलर तरीका से जोड़ेंगे, यही ऐसे ही जोड़ेंगे ना। अगर फील्ड को जोड़ना है तो वेक्टर तरीका से, और पोटेंशियल को जोड़ना है तो स्केलर तरीका से। अब यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो इस चार्ज के द्वारा जो देखिए पॉइंट ओ पे फील्ड निकालना है, तो ओ पे कौन कौन चार्ज के द्वारा फील्ड लगेगा, इस चार्ज के द्वारा, इस चार्ज के द्वारा, और इसके चारों चार्ज के द्वारा फील्ड लगेगा। अब चारों के द्वारा फील्ड निकाल के जोड़ेंगे तो कैसे, वेक्टर तरीका से। चलिए निकाल के जोड़ते हैं। जोड़ना भी नहीं है, बस सिंपल इधर देखिए, क्यू चार्ज इस पे फील्ड किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, क्योंकि अगर बीच में कुछ नहीं है तो हम पॉजिटिव चार्ज एक मान के, प्लस क्यू मान के हम इस पे फील्ड निकालते हैं। तो क्यू चार्ज इस पे आगे फील्ड लगाएगा, और ये क्यू चार्ज इस पे उधर फील्ड लगाएगा। अब ये क्यू, एक बात बताइए, ये क्यू इस सेंटर पे जितना फील्ड आगे लगाएगा, ये भी क्यू इस सेंटर पे उतना ही फील्ड इधर पीछे लगाएगा, तो नेट फील्ड तो इसके और इसके कारण मिला के क्या 0 आ गया। अब देखिए, ये क्यू इसको उधर जितना फील्ड लगाएगा, ये क्यू इस पे इधर इतना फील्ड, तो मतलब नेट फील्ड इसके और इसके मिला के 0 हो गया। तो ओवरऑल इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ कितना आ गया 0। अब पोटेंशियल एट ओ निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे आया समझ में? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ेंगे वेक्टर तरीका से ना। चलिए अब निकालते हैं इसी पॉइंट पे पोटेंशियल। पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या होगा,
क्यू के द्वारा, क्यू के द्वारा, क्यू के द्वारा और इस क्यू के द्वारा। पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल एट ओ क्या होगा? चारों क्यू के द्वारा जो पोटेंशियल होगा उसको स्केलर तरीका से जोड़ेंगे। तो मतलब मान लेते हैं इसके द्वारा V1 लगेगा, इसके द्वारा V2 लगेगा, इसके द्वारा V3 लगेगा और इसके द्वारा V4 लगेगा। तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। V1 कितना होगा आप बताइए तो? के क्यू बाय ये डिस्टेंस, इसको x मान लेते हैं, के क्यू बाय एक्स। V2 कितना लगेगा? सी वही लगेगा, के क्यू बाय एक्स। V1 भी के क्यू बाय एक्स, V2 भी के क्यू बाय एक्स, V3 भी तो वही लगेगा, के क्यू बाय एक्स। क्योंकि एक बात बताइए, इस सेंटर से इस कॉर्नर का जितना डिस्टेंस है, इस सेंटर से इसका भी उतना ही डिस्टेंस होगा, इससे इसका भी उतना ही डिस्टेंस होगा, और इससे इसका भी इतना ही डिस्टेंस होगा, इतना तो पता है ना। तो पोटेंशियल सी के द्वारा, थ्री के द्वारा कितना लगेगा? के क्यू बाय एक्स। और फोर के द्वारा भी के क्यू बाय एक्स। तो मतलब कि सब तो सेम लग रहा है, तो मतलब 4k क्यू बाय एक्स पोटेंशियल लगा। एक्स क्या है वो हम, वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि ओ पे पोटेंशियल कितना आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है, लेकिन ओ पे फील्ड कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है, आ रहा है ना? अब यही पॉइंट फिर से पढ़िए। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देन पोटेंशियल मे और मे नॉट बी जीरो। मतलब अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां पोटेंशियल जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देख लिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल तो जीरो नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए इसको लिखिए, ऐसा डायग्राम बना दीजिए। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और पोटेंशियल जीरो नहीं है। चलिए अगला पेज हो गया ये? बढ़ते हैं आगे। अब अगला है पोटेंशियल इज जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड में और मे नॉट बी जीरो। अगला पॉइंट ये है, पिछला क्या था? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। अगर कहीं चार्ज ही नहीं है, मानिए कहीं चार्ज ही नहीं, वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा और पोटेंशियल भी जीरो होगा, होगा ना? इसीलिए लिखे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। जीरो कब नहीं होगा देख लिए, जीरो कब होगा? जब जहां चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, पोटेंशियल भी जीरो होगा। अब अगला पॉइंट है कि अगर पोटेंशियल जीरो है किसी पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। इसका एग्जांपल दिखाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। इस पॉइंट पे क्या निकालिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? माइनस क्यू चार्ज इसको किधर धक्का देगा? अपने तरफ खींचेगा, और प्लस क्यू चार्ज इसको आगे धक्का देगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर चला गया, प्लस क्यू चार्ज इसको आगे धक्का देगा और माइनस क्यू चार्ज इसको आगे धक्का देगा। तो मतलब ये दोनों मिल के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ये दोनों मिल के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब इसका पहला का, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, चारों का इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जोड़ेंगे। तो पहला दूसरा का जोड़ेंगे तो इधर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तीसरा चौथा को जोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो और इस डायरेक्शन वाला और इस डायरेक्शन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ऊपर होगा, इधर क्या होगा? ई नेट। तो मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ आया, आया ना? लेकिन पोटेंशियल निकाल के देखिए, सेंटर पे जीरो होगा, क्योंकि के क्यू बाय आर, के माइनस क्यू बाय आर। पोटेंशियल एट वो क्या आएगा? के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर प्लस के माइनस क्यू बाय आर प्लस के माइनस क्यू बाय आर, यही होगा ना? के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के माइनस क्यू बाय आर, के माइनस क्यू बाय आर। आर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी है, उस समय एक्स माने, इस समय आर मान लेते हैं। अब देखिए प्लस के माइनस के कट जाएगा, ये कट, पोटेंशियल क्या आ गया? जीरो। तो सेंटर पे पोटेंशियल तो जीरो आ गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आया। इलेक्ट्रिक फील्ड ओ डज नॉट इक्वल टू जीरो, यही है ना? एक फिगर ऐसा बना लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ नॉन जीरो है और पोटेंशियल एट ओ जीरो। समझ में आ गया? अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल वहां पे जीरो ही होगा। पोटेंशियल जीरो भी हो सकता है, नहीं भी जीरो हो सकता है। अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहाँ पोटेंशियल जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता। और किसी भी जगह पोटेंशियल जीरो है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी हो सकता। दोनों का एग्जाम्पल देख लिए। चलिए और आगे
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जो पढ़ाते हैं सब टॉपिक में क्वेश्चन कराते जाते हैं। अभी देखिए क्या पिछले पिछले क्लास का जो क्वेश्चन था, हम देखिए यहाँ पे कराए हैं, 2 क्वेश्चन कराए हैं। फिर आज कुछ कुछ पढ़ाए हैं तो उसका क्वेश्चन आया है तो कराते हैं। देखिए ये भी एक क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ा दिए क्रैश कोर्स भी आएगा, लेकिन अभी पूरा डिटेल में चल रहा है तो अभी सब कुछ पढ़ाएंगे जितना टॉपिक एग्जाम में आ सकता है। देखिए हमारा थीम क्या है, क्लास 12th बीसीईसी डीसीसी यानी कि पैरामेडिकल सारे एग्जाम के लिए। तो क्लास 12th में है तो बोर्ड लेवल का भी तैयारी करिए, बीसीसी में है तो बीसीसी का भी तैयारी करिए, और पैरामेडिकल देना पड़ा मतलब कि सारा एग्जाम का जो है मिक्स है। अब आपको बस ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको बोर्ड के साथ बीसीईसी क्रैक करना है तो भी कर सकते हैं, बोर्ड के साथ पैरामेडिकल क्रैक करना है तो भी कर सकते हैं, अब बोर्ड सिर्फ देना है तो भी कर सकते हैं, सिर्फ बीसीईसी देना है तो भी कर सकते हैं। तो मतलब कि सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन है, वर्क डन इन कैरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 once around a circle of radius r with charge Q2 at the center of circle। देखिए ये पिछले क्लास का टॉपिक का क्वेश्चन है, अभी बीच में आया तो करा देते हैं। जो पिछला क्लास करके आए हैं बहुत अच्छा, जो नहीं करके आए हैं कि प्लीज जाके आप लोग करिए पहले क्लास। देखिए कह रहा है कि वर्क डन इन कैरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 मतलब कि once around a circle of radius r, एक सर्कल है जिसका रेडियस आर दिया हुआ है, विथ चार्ज Q2 सेंटर। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस आर, यहां से Q1 चार्ज को उठाना है। देखिए कैसे उठाना है, देखिए यहाँ से Q1 चार्ज को उठा के ऐसे करके घुमा के यहाँ तक लाने में कितना वर्क लगेगा, यही पूछ रहा है। समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कर रहा है वर्क डन इन कैरिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q1, मतलब कि वृत्त के केंद्र में चार्ज Q2 के साथ, वृत्त ये वृत्त है यानी कि सर्कल है, उसके केंद्र यानी कि सेंटर में Q2 चार्ज है, वृत्त के केंद्र में Q2 चार्ज के साथ आर त्रिज्या के एक वृत्त के चारों ओर एक बार देखभाल और विद्युत आवेश Q1 में किया गया का मतलब कि सिंपल देखिए समझिए, क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ा गया लेकिन इंग्लिश में आप समझिए। इंग्लिश में ये कह रहा है कि इस Q1 को देखिए, एक सर्कल है जिसका सेंटर में Q2 चार्ज है, अब उसके रेडियस r डिस्टेंस पे Q1 चार्ज है, Q1 को एक बार सर्कल में घुमाने में वर्क क्या लगेगा। अब बताइए वर्क क्या होता था, निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये है ना, निगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही होता था। यानी कि माइनस को अंदर करेंगे तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यही होगा। तो वर्क क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल, निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको ऐसे कर देती इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल, इतना आ गया। अब आप लोग खुद बताइए, इनिशियल पोटेंशियल, अब एक चार्ज Q1 को यहाँ पे रखें, इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, के Q1 Q2 बाय आर आ गया। अब इसको यहाँ पे लेके आए तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, इस Q1 को अगर यहाँ पे ले आए तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, के Q1 Q2 बाय आर। इसको यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, के Q1 Q2 बाय आर। तो मतलब कि इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे चार्ज को हम उठा के लेके गए तो हर जगह तो पोटेंशियल सेम आ रहा है, तो मतलब पोटेंशियल का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सेम आ रहा है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी ही सेम है तो फाइनल पोटेंशियल में से एनर्जी को इनिशियल को घटाएंगे तो जीरो नहीं आएगा, तो वर्क क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, सिंपल है। अब बोल रहा है कि यहाँ से घुमा के यहाँ वापस लाए। हम देखिए क्वेश्चन में करा कि इस पॉइंट से उठा के घुमा के इसी पॉइंट पे लाए हैं, तो इसका भी वर्क जीरो होगा, ठीक है, लेकिन हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इस पॉइंट से उठा के कहीं पे भी लेके जाएंगे तो वर्क जीरो ही आएगा, क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। और इस सरफेस को क्या बोलेंगे, ऐसा सरफेस जिसपे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, उस सरफेस को क्या बोलते थे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते थे ना, ध्यान में रखा करो। जिसको ध्यान में था बहुत बढ़िया, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लो इसको।
चलिए अगला टॉपिक है डाइपोल यानी कि द्विविद्युतीय। डाइपोल होता क्या है समझाते हैं, पहले इसको लिखने से पहले आप लोग समझिए। डाइपोल, पोल मतलब समझते हो? अगर मैग्नेट यानी कि चुंबक का बात करें तो उसमें भी दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। लेकिन चार्ज का बात करें तो उसमें पोल को बोलते हैं चार्ज। अब किसी के पास दो पोल है मतलब दो चार्ज है। अब दो पोल है तो इसको इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम पोल होगा। डाइपोल में भी दोनों अलग अलग पोल होता था ना, एक नॉर्थ पोल होता था एक साउथ पोल। उसी तरह यहाँ डाइपोल है तो डाइपोल मतलब पोल तो दो गो है। डाई मतलब होता है दो, और पोल मतलब होता है पोल। इंग्लिश में बोला जाए, हिंदी में तो पोल का मतलब पोल नहीं होता है। तो यानी कि दो पोल है। तो दो पोल कैसा होगा? नॉर्थ पोल साउथ पोल तो होगा नहीं क्योंकि मैग्नेट नहीं पढ़ रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें चार्ज होगा, एक प्लस चार्ज होगा और एक माइनस चार्ज होगा। तो डाइपोल का मतलब समझ आया? ऐसा एक चीज है जिसमें दो पोल है, एक पोल पे प्लस चार्ज है एक पोल पे माइनस चार्ज है। और दूसरा बात, इसके नाम में नहीं दिख रहा है लेकिन हम बताते हैं, आपको ध्यान में रखना है। डाइपोल के नाम में क्या दिख रहा है कि उसके पास दो पोल होगा, एक प्लस चार्ज होगा एक माइनस चार्ज होगा। लेकिन इसके नाम में हर चीज नाम में थोड़े होता है, कुछ ऐसा भी होता है। अब बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसा थोड़े इलेक्ट्रिक फील्ड नाम में ही पूरा डिफिनेशन होगा। नाम में तो डिफिनेशन नहीं हो सकता है, लेकिन नाम में जितना छुपा है उतना तो हम नाम को खोल दिए ना पूरा। तो डाइपोल में है मतलब एक के पास माइनस चार्ज होगा और एक के पास प्लस चार्ज होगा। डाइपोल एक ऐसा चीज होता है उसके पास दो चार्ज होता है, सेम इक्वल चार्ज होता है। ऐसा नहीं कि इस पे -10 चार्ज इस पे -2। मतलब चार्ज होगा इक्वल और अपोजिट, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। और उस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है। अगर मेरा मन, हम उस डिस्टेंस को डी मानना चाहे तो डी मान लेंगे। मेरा मन उसी डिस्टेंस को हम 2D मानना चाहे तो 2D मान लेंगे। वो मेरे पे डिपेंड करता है। लेकिन डाइपोल उसी को बोलेंगे जिसके पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो। क्या, ध्यान से सुनो, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है और कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि डी ही डिस्टेंस होगा। हम इसी डिस्टेंस को 2D मान ले, इसी डिस्टेंस को x मान ले, इसी डिस्टेंस को y मान ले। मानने का तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन सिंपल बात है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट किया गया है किसी न किसी डिस्टेंस से। क्लियर हो गया इतना? अब दूसरा चीज, डाइपोल जो है एक स्केलर नहीं, वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। सब लिखा हुआ है, अभी लिखना कुछ नहीं है। डाइपोल कैसा है? DIPOL। डाइपोल कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा। दूसरा चीज, इसके पास डायरेक्शन भी होगा। होगा ना? बताइए, अगर डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। अगर उस दोनों के बीच का डिस्टेंस को d माने हैं तो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज इनटू डिस्टेंस। अगर उस दोनों के बीच का डिस्टेंस को 2D माने हैं, इसका मैग्नीट्यूड होगा q इंटू 2D। समझ में आ गया? अब जैसे देखिए, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? चार्ज को हम q से दिखाते हैं ना, कूलम को C से दिखाते हैं, करंट को I से दिखाते हैं, एम्पियर को A से। इस तरह से हम दिखाते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से दिखाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को U से, पोटेंशियल को V से, कुछ ना कुछ से दिखाते हैं। उसी तरह डाइपोल को दिखाते हैं P से। देखिए, P से पावर को भी दिखाते हैं, P से मोमेंटम को भी दिखाते हैं, और P से डाइपोल को भी दिखाते हैं। सब चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। P से किसको दिखाते हैं? डाइपोल को। डाइपोल एक स्केलर नहीं, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए उसके ऊपर एक तीर लगा देते हैं। अब इस पी का मतलब कुछ भी हो सकता है। ये पी क्या है? मोमेंटम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये पी क्या हो सकता है? डाइपोल हो सकता है, क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन पी जो है पावर नहीं हो सकता है, क्योंकि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर सिर्फ सिंपल पी होगा तो ही इसको पावर बोलेंगे। अगर पी पे तीर लगा दिए तो इसको पावर नहीं बोलेंगे। तो ये तो नॉर्मल चीज था, दूसरे चैप्टर से लिंक कर दिए। जरूरी भी था क्योंकि बहुत बच्चा जो है फॉर्मूला रट लेता है, पी इंटू इतना इतना इतना, फिर पी का मतलब भूल जाता है। एग्जाम में फिर सोचेगा पी का मतलब क्या था, डाइपोल था कि पावर था कि पोटेंशियल था कि मोमेंटम था। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। इस डाइपोल का मतलब पी होता है। अब जहां पे भी डाइपोल का फॉर्मूला याद करना है तो उस पी का मतलब भी आपको याद रखना है। इस पी का मतलब क्या होता है? डाइपोल। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब एक क्यू मैग्नीट्यूड क्या होता है? क्यू इंटू डी, मतलब
देखिए दोनों चार्ज तो इक्वल होता है और साइन ही ना अपोजिट होता है, लेकिन चार्ज तो इक्वल होता है। इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो सिर्फ क्या लेंगे, क्यू। किसी एक चार्ज, क्योंकि दोनों का मान सेम है तो किसी एक को रख लिए, और उस दोनों के बीच का डिस्टेंस हम डी माने हैं, कहीं कहीं 2D भी मानेंगे, तो उससे घबराना नहीं है। ठीक। अब उसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, देखिए डायरेक्शन होता है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब कि माइनस से लेके इसका इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा। अब मानिए क्यू है और माइनस क्यू है और बीच का डिस्टेंस एक्स है, तो इस डायपोल का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। मतलब माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू तक। सिंपल हो गया। इसको आप लोग को नहीं लिखना है, आप लोग इधर लिखिए। डायपोल क्या होता है, डायपोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज एंड प्लेस्ड एट ए सेपरेशन। देखिए द्विविद्युतीय समान परिणाम और आवेश की विपरीत प्रकृति का एक संयोजन है। मतलब आवेश का जो परिणाम समान होना चाहिए, एक क्यू होना चाहिए, एक माइनस क्यू होना चाहिए, समान होना चाहिए और लेकिन विपरीत होना चाहिए। क्या है, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर अपोजिट, एक प्लस है दूसरा माइनस। प्लेस एट ए सेपरेशन, मतलब किसी दूरी पे रखा हुआ, ऐसा नहीं कि सटा के रख दिए, सटा के नहीं रखना, किसी न किसी दूरी पे रखना है। वीडियो रुक गया है, आके देखिए तो। कहाँ से रुका था ये तो पते नहीं चला। अभी आज देख लीजिएगा, हम फिर से पढ़ा देते हैं, कहीं दोबारा होगा तो उसको काट दीजिएगा। हो गया। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक है डायपोल। अगर अच्छे से लिखा जाए तो इसको इलेक्ट्रिक डायपोल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए डायपोल, डायपोल नाम से देखिए डायपोल मतलब इसके पास दो पोल होगा। अब पोल मतलब आप लोग सुने होंगे मैग्नेटिक वाला चैप्टर में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर यहाँ मैग्नेटिक डायपोल लिखेंगे तो इस पोल का मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ पोल। लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोल रहे हैं, इसका मतलब पोल तो दो होगा लेकिन वहां पे नॉर्थ साउथ नहीं होगा, कुछ और होगा। तो कुछ और क्या होगा, इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं बताइए। इस चैप्टर में चार्ज के बारे में पढ़े थे, ऐसा पोल, ऐसा पोल जहां पे चार्ज हो। मैग्नेट वाले में क्या पढ़ते थे, ऐसा पोल जहां पे मैग्नेट हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इस पोल के बारे में क्या पढ़ेंगे, इस पोल को कैसा बोलेंगे, डायपोल। मतलब दो पोल होना चाहिए लेकिन कौन सा, चार्ज वाला। तो एक पोल पे प्लस चार्ज होगा और एक पोल पे माइनस चार्ज होगा, यानी कि एक जगह प्लस चार्ज होगा और एक जगह माइनस चार्ज होगा। इतना नाम से इतना क्लियर हो गया। लेकिन डायपोल का असली डेफिनेशन बताते हैं। देखिए दो चार्ज, देखिए दो चार्ज होना चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम इक्वल होना चाहिए। दो चार्ज होना चाहिए, दोनों का परिणाम इक्वल होना चाहिए। एक अगर 10 कूलम का है तो दूसरा भी 10 कूलम का ही होगा। एक 20 कूलम का है तो दूसरा भी 20 कूलम का ही होगा। एक का मान क्यू है तो दूसरा का भी मान क्यू होना चाहिए। चार्ज हो गया।
और उसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, उसके बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है। अब सिंपल, इतना क्लियर हो गया। देखिए आगे यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ने से पहले सिंपल आप लोग देखिए, डायपोल होता है दो चार्ज, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा और दोनों चार्ज होना चाहिए इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर है? अब एक चार्ज मान लीजिए क्यू है, दूसरा चार्ज मान लीजिए माइनस क्यू है, उस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा। हम इस डिस्टेंस को डी माने हैं, हम 2d भी मान सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इक्वल एंड अपोजिट नेचर का दो चार्ज और उसके बीच में कुछ दूरी होगा। ऐसा नहीं कि दोनों चार्ज सटा हुआ, कुछ ना कुछ दूरी होना चाहिए। अब वो दूरी को हम डी माने, 2d माने, एक्स माने, हम पे डिपेंड करता है ना। तो हम इस दूरी को कहीं कहीं 2d भी मानेंगे, कहीं कहीं एक्स भी मानेंगे, क्यू और माइनस क्यू को। उससे घबराना नहीं है, सिंपल। अब डायपोल होता कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायपोल वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास दो चीज होगा। क्या क्या? एक मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा डायरेक्शन होगा। अब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो डायपोल अगर वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा और इसके पास भी डायरेक्शन होगा। तो डायपोल देखिए, डायपोल को डिनोट करते हैं पी से, और पी पे एरो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। आप लोग याद कीजिए, पी पे एरो लगा के कोई और चीज बोल सकते हैं? अगर हम यहाँ पे लिख दिए पी पे एरो और हम बताए नहीं ये कौन सा चैप्टर का है, क्या चीज है, तो आप लोग के दिमाग में क्या क्या आएगा? पहला आएगा मोमेंटम, दूसरा आएगा डायपोल, और भी बहुत कुछ आएगा, लेकिन तीसरा आएगा पावर। अगर ये चीज आपके दिमाग में आ रहा है तो दिमाग को तुरंत फ्रेश कीजिए, क्योंकि पावर एक स्केलर क्वांटिटी होता है और पी पे अगर एरो लग गया तो क्या वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसीलिए अगर सिर्फ पी लिखा है तो इसका मतलब पावर होता है, और पी पे तीर दिया हुआ है तो मोमेंटम भी होता है, डायपोल भी होता है। अब बात है कि कब हम मोमेंटम मानेंगे, कब डायपोल मानेंगे। तो भाई क्वेश्चन जब आएगा तो समझ में आ जाएगा ना किस चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर वर्क के तरह पूछ रहा, पावर के तरह पूछ रहा, एनर्जी के कुछ तरह पूछ रहा तो इस पी को पावर मान लेंगे। अगर मोमेंटम आएगा, मास आएगा, वेलोसिटी आएगा तो मोमेंटम मानेंगे, चार्ज सब आएगा तो इसी पी को हम डायपोल मानेंगे। तो इसको पी से डिनोट करते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये होगा। मैग्नीट्यूड होता है, डायपोल क्या होता है? दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट नेचर का और उसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहता है। तो हम मान लिए इसके बीच में डिस्टेंस 2d है, हम मान लिए। तो P क्या हो जाएगा? Q इंटू 2d होता है, मतलब किसी एक चार्ज को उसके बीच का दूरी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम आ जाता है। इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव एंड। तो मतलब कि अगर कोई डायपोल ऐसा रखा हुआ है तो इसका डायरेक्शन होगा इधर, मतलब माइनस से प्लस की ओर। अगर कोई डायपोल ऐसा रखा हुआ है, इसका डायरेक्शन होगा इधर माइनस से प्लस की ओर। ठीक, ठीक क्लियर हो गया। चलिए इसको पहले लिखिए। इस पेज पे आइए। देखिए डायपोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज। मतलब कि डायपोल एक कॉम्बिनेशन है किसका? सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, मतलब ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और नेचर अपोजिट होना चाहिए, मतलब एक अगर प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। प्लेस्ड एट ए सेपरेशन, मतलब दोनों रखा हुआ है किसी दूरी पे, किसी दूरी पे। मान लेते हैं एक्स दूरी पे रखा हुआ है, हम इसी एक्स को डी मान सकते हैं, इसी को 2d मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं, बस इतना पता होना चाहिए कि दो चार्ज है, इक्वल नेचर, इक्वल है और अपोजिट नेचर का है, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी है। ऐसा नहीं कि दोनों पास में रखा हुआ है, थोड़ा सा हट के रखा हुआ है। ठीक, देखिए द्विविधीय समान परिणाम और समान परिणाम और आवेश, मतलब आवेश जो है समान होना चाहिए, आवेश का परिणाम कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। और प्रकृति कैसा होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए, मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। एक संयोजन है और मतलब थोड़ा सा रखा गया, थोड़ा सा दूरी पे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है।
वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू इंटू टू डी हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये तो इधर वही बात है, इधर तो वही बात लिखाया हुआ है ना, हिंदी वाले लिख सकते हैं, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए इसको लिख लिए, अब क्वेश्चन कराते हैं इस पे। देखिए हर टॉपिक के बाद जितना क्वेश्चन बन सकता है हम कराते हैं, जैसा जैसा बन सकता है। When electric dipole consists of a positive charge and negative charge of magnitude 4 माइक्रोकूलम, तो मतलब एक डायपोल है, लिखा भी इलेक्ट्रिक डायपोल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, मतलब ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना हुआ है किससे, एक पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज से, ऑफ मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम, मतलब कि एक डायपोल है जहां एक पॉजिटिव चार्ज 4 माइक्रोकूलम का है और एक नेगेटिव चार्ज भी है कितना, 4 माइक्रोकूलम का, तो इसको क्या बोलेंगे, -4 माइक्रोकूलम। ईच प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 5 मिलीमीटर, दोनों जो है 5 मिलीमीटर के दूरी पे रखा गया है। तो व्हाट इज डायपोल मोमेंट, सॉरी एक चीज थोड़ा ध्यान से हट गया, डायपोल होता है ये चीज, डायपोल मूवमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे डायपोल नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है डायपोल मूवमेंट, थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे लिखिए डायपोल मूवमेंट को पी से डिनोट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब सही है। मैग्नीट्यूड, एक मिनट इसको ठीक कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट को पी से डिनोट करते हैं, और ये होता है क्यू इंटू टू डी, अगर ऐसा डायपोल बना हुआ है तो डायपोल इसको बोलते हैं, इसका डायपोल मूवमेंट ये होता है। समझ में आ गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डायपोल मूवमेंट क्या होगा, तो डायपोल मूवमेंट को पी से डिनोट करते हैं, पी क्या होता है, क्यू इंटू टू डी, चार्ज इंटू उस दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब हम इस दोनों के, टू डी क्या है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो टू डी का मतलब तो 5 ही दिया हुआ है ना, ऐसा थोड़े कि 2 इंटू 5 कर देंगे, नहीं, टू डी क्या है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, और क्वेश्चन में इस दोनों के बीच का ही डिस्टेंस 5 दिया, तो मतलब टू डी के जगह हम 5 रखेंगे, डी के जगह 5 नहीं रखेंगे, टू डी के जगह हम 5 रखेंगे, तो क्यू कितना है, 4 माइक्रोकूलम इंटू 5 मिलीमीटर। अब बताए थे आपको माइक्रो हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, 4 इंटू 10 टू दावर -6, और मिली हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, 5 इंटू 10 टू दावर -3, तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 गुना 10 पर पावर -9, तो मतलब 2 गुना 10 पर पावर -8 हो जाएगा। डायपोल मोमेंट क्लियर हो गया। अब इसका यूनिट क्या होगा, यहाँ कुछ ना कुछ लिखेंगे तो कूलम मीटर लिख देंगे, क्योंकि Q इंटू टू डी है, तो Q का यूनिट क्या होता है, कूलम, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो इसका यूनिट कूलम मीटर हो जाएगा, सिंपल बात। अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, सीएम मत लिख देना, सी और एक डैश देके हम लिखना है, इसका मतलब कूलम मीटर। सबका जो है सी का मतलब यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या, सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए, इसको सेंटीमीटर कोई नहीं बोलेगा। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, an electric dipole consists of positive charge and negative charge of magnitude 8 microcoulomb each placed at distance 5 मिलीमीटर वाट। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वहां 4 माइक्रोकूलम था, यहाँ पे 8 माइक्रोकूलम, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए और इसका आंसर जो कमेंट में दीजिए, ठीक। कमेंट को लाइक करेंगे, ऐसा नहीं कि देख के छोड़ देंगे, सब कमेंट देखते हैं, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना। सेम क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब है, मानिए एक डायपोल है, एक डायपोल है, इसका एक चार्ज क्यू है, दूसरा चार्ज -q है, इस डायपोल के एक्सिस पे कहीं ना कहीं हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस डायपोल के एक्सिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए होता क्या है कि डायपोल इतना छोटा होता है, इतना छोटा है, मानिए कि इस बोर्ड के सामने एक चींटी को रख देंगे तो चींटी कितना छोटा दिखेगा, उसी तरह अब कोई भी डायपोल बनाते हैं यहाँ पे बड़ा, लेकिन डायपोल असली में छोटा होता है, तो हम बड़ा बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि डायपोल को बड़ा माना, डायपोल छोटा होता है।
एक माइनस क्यू लिख दे, एक प्लस क्यू लिख देते हैं, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम 2d मानते हैं, और एक माइनस क्यू हो जाए, एक इधर माइनस क्यू हो जाएगा। अब आप लोग ये बताइए, इस दोनों के बीच का दूरी अगर 2d है, तो इस बीच वाला पॉइंट से इधर का दूरी d हो जाएगा, और इधर का दूरी भी d हो जाएगा ना। अब इस एक्सिस पे हमको निकालना है क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक। अब इस पॉइंट पे आप लोग खुद देखिए, ये माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं जहां पे, वहां पे हम क्या मान के चलते हैं, वहां एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, मान के चलते हैं। एक माइनस क्यू, इस प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा, निगेटिव चार्ज। अच्छा, एक चीज और पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस चार्ज से दूर भागता है और माइनस चार्ज के पास आता है, ये पढ़े थे ना। अब माइनस चार्ज के पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मान लेते हैं E1। अगर इसको हम फर्स्ट चार्ज माने हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज के द्वारा क्या लगेगा, E1। अब ये प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या लगेगा, E2, क्योंकि प्लस से दूर भागता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना तो पढ़े हैं। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आगे माइनस पीछे, या फिर पीछे माइनस आगे, कुछ भी होगा, मतलब दोनों को माइनस करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2 करो, या फिर E2 माइनस E1 करो, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो हम सिंपल जो है E1 माइनस E2 करते हैं। इतना समझ में आ गया। अब E1 होगा क्या, आप लोग बताइए, E1 क्या होगा, इस पॉइंट से इस, सिंपल देखिए, डायपोल होता है, एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज होता है, ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस कोई नहीं मानेगा, यहाँ प्लस चार्ज है, ठीक। अब आप लोग खुद बताइए, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डायपोल क्या होगा, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर मान लेते हैं, इसका सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस, ये पॉइंट पी है, पी नहीं मानते हैं, इस पॉइंट को ओ मानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट E1, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ क्या होगा, E1 माइनस E2 होगा। अब E1 क्या होगा, KQ/R1, E2 क्या होगा, KQ/R2 होगा। अब आप लोग खुद बताइए, चलिए इसको इधर लिखते हैं, नहीं तो इसको हम हटा ही देते हैं। सॉरी, नहीं होगा, हम अगला पेज पे कर देते हैं। अगला, पहले इसको लिखिए, यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक लिख लिए। अब देखिए, E1 होगा क्या, पहले यहाँ पे यहीं पे लिखते हैं, और E2 क्या होगा, हम यहीं पे लिखते हैं। देखिए, E1 क्या होगा, KQ/R1। तो E1 इस चार्ज के कारण है, तो इस चार्ज के कारण मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी होगा, यही तो R1 होगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी को क्या बोलेंगे, R1 बोलेंगे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी को हम क्या बोलेंगे, R2 बोलेंगे, होगा। तब R1 क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी, मतलब कि पूरा R माइनस ये, पूरा R में से ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा। देखिए सिंपल, इस दोनों, इतना में से अगर हम इतना को घटा देंगे तो यही आएगा ना। फिर से करते हैं, इतना में से हम इतना को घटा देंगे तो यही आएगा ना। तो ये इतना क्या है, R है, इतना क्या है, D है। तो R में से D को घटाएंगे तो R1 आ जाएगा, समझ में आया। तो R1 की जगह क्या लिखेंगे, KQ/R-D। अब आप लोग ये बताइए, इस R में से इस D को जोड़ देंगे, ये क्या है, D है, तो R में से इस D को जोड़ देंगे तो R2 नहीं आ जाएगा। R2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R2 को हम क्या लिख सकते हैं, KQ/R+D होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक जगह माइनस क्यू है तो हम माइनस क्यू नहीं लिखे, तो यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखते हो गया। अब E1 कितना होगा, KQ/R-D, और E2 क्या होगा, KQ/R+D। अब E1 माइनस E2 करेंगे तो EO आ जाएगा, तो EO क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, E2 क्या हो जाएगा, KQ/R+D को माइनस करेंगे, KQ/R
आर माइनस डी, इसमें से इसको माइनस करो या फिर इसमें से इसको माइनस करो, बात एक नहीं होता, लेकिन क्या बोले थे कि हम मान सकते हैं यहाँ पे तो क्या आर माइनस डी और आर प्लस डी को कॉमन लेंगे तो क्या होगा के क्यू बाय के क्यू आर माइनस डी माइनस के क्यू आर प्लस डी आएगा। मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, के क्यू आर माइनस के क्यू डी माइनस के क्यू आर प्लस के क्यू डी, ऐसे करेंगे बाय आर माइनस डी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, वही तो हम सोच रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा लेंदी है, देखिए बहुत अच्छे से हम बता रहे हैं, देखिए तो के क्यू आर माइनस डी का होल स्क्वायर क्या होगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू आर डी होगा माइनस के क्यू आर प्लस डी का स्क्वायर क्या होगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू आर डी होगा बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर और आर प्लस डी का होल स्क्वायर, इतना होगा। क्लियर है। अब देखिए इसको अंदर ले जाके गुना करते हैं, तो के क्यू आर स्क्वायर होगा प्लस के क्यू डी स्क्वायर माइनस टू आर डी के क्यू, ये होगा फिर माइनस, तो माइनस के क्यू को आर स्क्वायर से गुना करेंगे क्या होगा माइनस के क्यू आर स्क्वायर माइनस के क्यू डी स्क्वायर होगा, तो क्या होगा माइनस के क्यू डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा टू आर डी के क्यू होगा। अब आप लोग बताइए बाय आर माइनस डी का स्क्वायर आर प्लस डी का स्क्वायर, यहाँ के स्क्वायर। अब देखिए इतना सब को सॉल्व करिएगा ना, सिंपल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और हम ये भी मान के चल रहे हैं, ये जो डी है ना, डी बहुत बहुत छोटा है आर से, ये हम मान के चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल सा आएगा टू के क्यू इंटू टू डी बाय आर क्यू आएगा ये। तो क्यू इंटू टू डी को क्या लिखेंगे, देखिए Q इंटू टू डी, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस तो टू डी है, तो Q इंटू टू डी को क्या लिखेंगे डायपोल मोमेंट P लिखेंगे, तो टू के पी बाय आर क्यू आएगा। इसको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे होता है। आपको देखिए डेरिवेशन तो हम बस करके दिखाएं कैसे किया जाता है, लेकिन डेरिवेशन आपको सिर्फ 12th का अगर बोर्ड देना है तो डेरिवेशन इसको करना है कि यहाँ पे कैसे निकलेगा। जिसको सिर्फ बीसीसी का एग्जाम देना है, बस आप लोग याद कर लीजिए, ई होता है टू के पी बाय आर क्यू। क्लियर है। अब चलिए आगे करते हैं। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, एक डायपोल यहाँ पे रखा हुआ, एक मान लेते हैं माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम मान लेते हैं टू डी। टू डी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये निकालना है। अब मान लेते हैं इससे इसका एंगल थीटा दिया हुआ है, अब खुद आप लोग बताइए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब आप लोग खुद बताइए, ये माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे खींचेगा अपने तरफ और प्लस चार्ज दूर भेजेगा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा ही होगा, होगा ना। अब आप लोग खुद खुद बताइए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको E1 मान लेते हैं और इसको E2 मान लेते हैं। E1 का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा E1 cos थीटा, और नीचे क्या होगा E1 sin थीटा। अब इसी E2 का ऊपर क्या होगा E2 cos थीटा, और इधर सॉरी E2 sin थीटा, E2 sin थीटा, और इधर क्या होगा E2 cos थीटा। तो मतलब ये ऊपर वाला नीचे वाला को तो कैंसिल कर देगा, ये तो बताए थे ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों को कैंसिल कर देगा। अब इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मिलके जुड़ जाएगा, तो ई एट पॉइंट पी पॉइंट ओ मान लेते हैं, ई एट पॉइंट ओ क्या होगा टू ई cos थीटा, क्योंकि E1 और E2 बराबर है तब तो ये दोनों कटा, E1 और E2 बराबर है तो E2 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा को क्या लिख सकते हैं E cos थीटा प्लस E cos थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे 2E cos थीटा। तो 2E cos थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए तो बेस क्या है ये है, यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी D है,
2e, बेस क्या है डी, और हाइपोटेनस क्या है ये, हाइपोटेनस ये है, इसको अगर एक्स मानेंगे तो एक्स क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या होगा, इसको मान लेते हैं ए, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट होगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। तो इसको पूरा अगर सॉल्व करते हैं आप लोग, तो आप लोग का आंसर आएगा, ई आ जाएगा के क्यू इंटू 2d बाय आर क्यू, तो इसको बोलेंगे के पी बाय आर क्यू, ये आ जाएगा। ठीक, यही आएगा, लिख लीजिए। अब देखिए किसी नॉर्मल पॉइंट पे, देखिए ये तो हमको पता है कि इस यहाँ पे निकालना है तो 2 kp/r क्यू होता है, इस पॉइंट पे मतलब डायपोल के सिर्फ एक्सिस पे निकालना है तो 2 kp/r क्यू, डायपोल के परपेंडिकुलर निकालना है तो kp/r क्यू होता है। लेकिन किसी जनरल पॉइंट पे पूछ देगा तो उसका आंसर होता है, लिख लीजिए, ये आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट, पॉइंट ऑफ डायपोल होता है kp/r क्यू रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, बस इसको याद रख लीजिए, इसको आप लोग याद रखें, kp/r क्यू इंटू रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखिए ये एक डायपोल है -q और +q, इसी के एक्सिस पे पोटेंशियल पूछ रहा है, तो पोटेंशियल भी वैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते के क्यू बाय आर स्क्वायर, अब पोटेंशियल निकालेंगे क्या, के क्यू बाय आर, ऐसे करके निकालेंगे ना, तो पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल आएगा क्या, देखिए निकालने का तरीका वही है, लेकिन आएगा क्या ये लिखा देते हैं, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल आ जाएगा के पी बाय आर क्यू, इतना पहले लिख लीजिए, हम डेरिवेशन करके दिखा देते, पोटेंशियल क्या आएगा, के पी बाय आर क्यू, इसको एक बार बंद करिएगा तो हम तो मतलब आप पहले ये रूटीन हमको देंगे ना, सैटरडे को ऑफ रहेगा, संडे को तो लोग क्लास के लोग लेते हैं, दूसरे जगह आ गए हैं, पहले हमको बताते कि आप क्लास में सामान रखें। इतना हो गया। अब अगला है, देखिए इसका डेरिवेशन हम कराएंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही छोड़ देंगे। अगला है पोटेंशियल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि अगर ये एक डायपोल -q है, एक डायपोल +q है, इसके इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इस इसको O मान लेते हैं, पोटेंशियल एट O होता है 0। अब 0 कैसे होता है डिराइव कर देंगे, लेकिन आप खुद देखिए, पोटेंशियल का एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इसके कारण दोनों को जोड़ देंगे नॉर्मली, तो इसको अगर आर मानेंगे तो ये भी आर होगा, इस पॉइंट पे -q के द्वारा कितना पोटेंशियल आएगा, -k/q/r, +q के द्वारा कितना आएगा, +k/q/r, तो पोटेंशियल एट O ड्यू टू q, -q, पोटेंशियल एट O ड्यू टू +q, दोनों नेट पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट O ड्यू टू -q प्लस पोटेंशियल एट O ड्यू टू q, तो दोनों को जोड़ देंगे तो k/q/r, -k/q/r प्लस k/q/r करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सिंपल, इसका तो डेरिवेशन यहीं पे हो गया, तो उसका डेरिवेशन कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्लियर हो गया, क्योंकि आज का वीडियो लंबा हो गया तो अगले क्लास में उसका करा देंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक है, उसको देख लो। अब है पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल होता है, किसी भी पॉइंट पे मान लेते हैं एक -q चार्ज है, एक +q चार्ज है, और किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो इस पॉइंट का इस एक्सिस से एंगल अगर थीटा है,
इस एक्सिस से नहीं, बीच से अगर एंगल थीटा है तो किसी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल होता है V एट जनरल पॉइंट होता है के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। क्या होता है? के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। हो गया। अब आप लोग को बताते हैं क्या चीज, एक चीज बताते हैं। देखिए, एक डायपोल है जिसका चार्ज माइनस चार्ज है और दूसरा प्लस चार्ज। अब यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट का सेंटर का यहाँ से एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। एंगल कितना? 0 डिग्री बन रहा है ना। तो पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर होता है। यही जनरल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे थीटा कितना? थीटा होता है सेंटर से, जहां देखिए थीटा होता है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वहां और सेंटर के बीच का एंगल। तो यहाँ और यहाँ के बीच का एंगल तो 0 डिग्री है ना। तो इस पॉइंट पे अगर कॉस थीटा, थीटा के जगह 0 लिख के देखते हैं पोटेंशियल आता क्या है, तो फिर क्या आएगा? के पी कॉस 0/r² होगा। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो के पी इंटू 1/r²। तो भी कितना आ गया? के पी बाय आर स्क्वायर आ गया। आप देख लीजिए भी क्या है। के सॉरी, यहाँ आर स्क्वायर दे दीजिए। के पी बाय आर स्क्वायर आया, आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री है। इस एक्सिस का इस जगह से एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना। इस एक्सिस का यहाँ से एंगल 0 डिग्री था, तो यहाँ पे 0 रखे। इस एक्सिस का इससे एंगल कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 90। तो के पी कॉस 90 बाय आर स्क्वायर करेंगे। कॉस 90 कितना आता है? कॉस 90 कितना होता है? जल्दी बोलो। 0 होता है। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 आ गया। 0 आ गया, देखो। तो बस जनरल फॉर्मूला याद करके भी कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल याद करो। एक यहाँ पे समराइज कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे क्या होता था? 2 kp/r³। परपेंडिकुलर पे क्या होता था? kp/r³। जनरल पॉइंट पे kp/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इसको देखो, कुछ अभी तक नहीं याद हुआ है तो ये चार्ट जो लिखा है बस इसको याद कर लो। अभी तक जो डायपोल, देखो अगर आप लोग को यहां से कुछ भी याद नहीं हुआ है, मतलब दिमाग उतना लोड नहीं ले पा रहा है अगर, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है। अगर एग्जाम में बीसीईसी में अच्छा मार्क्स लाना है, सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। बोर्ड का भी बहुत मतलब 95-99% क्वेश्चन सॉल्व करना है। 100% सॉल्व करने के लिए ये सब आना चाहिए। देखिए, बोर्ड का 100% सॉल्व करने के लिए सारा ये भी आना, डेरिवेशन भी आना चाहिए। लेकिन बीसीईसी का 100% क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस स्लाइड में जो लिखेंगे उसको याद कर लीजिए। अगर बोर्ड का 95% सॉल्व करना है तो ये याद कर लीजिए, और बोर्ड का 100 करना है तो पूरा ध्यान में रखना होगा। तो पोटेंशियल क्या होता है? एक्सिस पे के पी बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे 0 होता है। और जनरल पॉइंट पे के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। थीटा क्या होता है? एक्सिस से एंगल किसका? जहां पे हमको पोटेंशियल निकालना है। इस एक्सिस से एंगल इसका 90 होगा, इसका एंगल, इस पॉइंट का एंगल कितना होगा? 0। थीटा यहाँ पे 0 होगा, थीटा यहाँ पे 90 होगा, और जनरल पॉइंट पे कुछ ना कुछ थीटा होगा। ठीक, चलिए। अब अगला क्लास में एक डेरिवेशन बचा है, उसको करा देंगे। और टॉर्क बचा हुआ है, टॉर्क हम कराएंगे। टॉर्क से शुरू करेंगे अगले क्लास में। तो लगभग एक क्लास में चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, नहीं तो फिर फायदा क्या होगा? इतना अच्छे से हम लोग मेहनत करते हैं। और आपको एक होमवर्क दिए, वो भी कमेंट में कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू।